हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़ा क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को जाके देखें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, समलंब चतुर्भुज पढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? सबसे पहले आपके दिमाग में इस जानकारी का होना अति आवश्यक है। समलंब चतुर्भुज होता क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि समचतुर्भुज होता है क्या है। तो मैं जैसे ही समलंब चतुर्भुज नाम लेता हूं, क्या आपके दिमाग में कोई आकृति आती है, कोई चित्र आपके दिमाग में आता है? जैसे ही मैंने समलंब चतुर्भुज का नाम लिया, आपके दिमाग में कोई आकृति, कोई चित्र आ रहा है क्या? तो देखते हैं किस तरीके का समलंब चतुर्भुज का चित्र होता है। तो समलंब चतुर्भुज का चित्र कब दिमाग में आएगा? जब इसकी डेफिनेशन आपके दिमाग में होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज की परिभाषा लिख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजा का युग्म समांतर हो। एक भुजा का युग्म यानी दो भुजाएं जो दे रखी हो, वो कैसी होनी चाहिए? समांतर होना चाहिए। एक भुजा का युग्म का अर्थ आपके दिमाग में होना चाहिए। एक भुजा का युग्म का अर्थ होता है दो भुजाएं। एक भुजा का युग्म का अर्थ दो भुजाएं। सीधा सिंपल भाषा में लिखे तो क्या लिखेंगे? दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजा का युग्म समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे आप क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे? जिसमें एक भुजा का युग्म अर्थात, यहां पर क्या लिख सकते हैं? अर्थात दो, एक भुजा का युग्म अर्थात दो भुजाएं जो हो समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। तो दो भुजा कौन कौन सी समांतर होनी चाहिए? ये एक भुजा और एक भुजा, ये दोनों कैसी है? समांतर है। और एक भुजा, दो दूसरी भुजा जो देख रखी है, दो भुजाएं, वो क्या है? समांतर नहीं है। तो ये ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। जिसमें एक जो भुजा का युग्म बन रहा है, ये एक भुजा का युग्म, ये कैसा है? समांतर है। एक भुजा का युग्म कैसा है? समांतर है। तो उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समान लंबाई का चतुर्भुज, यानी समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें कौन सा भुजा का युग्म समांतर है बताओ? तो इसमें देखो, ए बी जो है किसके समांतर है? ए बी भुजा किसके समांतर है? डी सी भुजा। समांतर का दिमाग में आना चाहिए। समांतर का अर्थ क्या होता है? समांतर का अर्थ होता है, सर, आप चाहे यहां से नापो चाहे यहां से नापो, इसकी माप कहीं से भी लो, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? समांतर। मान लीजिए ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। और आगे कितना भी बढ़ा दो, दोनों को, दोनों भुजाओं को आगे कितना बढ़ा दो, चाहे पीछे कितना भी बढ़ा दो, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा जो है सेम रहनी चाहिए। और सेम है तो वो कैसी है? समांतर है। इसका मतलब क्या हो गया? जो ए बी भुजा है वो डी सी जो है इस भुजा के क्या है? समांतर है। क्या है? इसके समांतर है। तो सबसे पहले तो इस समलंब चतुर्भुज की ये आपके पास में क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। अब इसके अंदर अलग अलग जो प्रमेय है, उन प्रमेय को हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहां तक आपके समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपने को सबसे पहले देखो, पहली थ्योरम कैसे समझनी है? एक भुजा तो आपने ये खींच ली, इसके समांतर ये भुजा मैंने खींच दी, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं तो कैसी है? समांतर है।
भुजा ए बी सी और डी, जिसमें क्या है, ए बी किसके समांतर दे रखा है, सी डी के समांतर दे रखा है, सी डी के समांतर, ये भुजा ए बी किसके समांतर है, सी डी भुजा के समांतर है। तो इसमें क्या होता है, जो एक भुजा जो है, ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, लेकिन अन्य दोनों भुजा है ये क्या नहीं होगी, समांतर नहीं होगी। एक भुजा तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और एक भुजा क्या नहीं होगी, समांतर नहीं होगी। तो जो समांतर भुजा दे रखी है, ये जो समांतर भुजा दे रखी है उनको कुछ नहीं करना है, और जो समांतर भुजाएं नहीं दे रखी है, इसमें कौन कौन सी भुजाएं जो समांतर नहीं दे रखी है वो बताओ। एक तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या नहीं दे रखी है, समांतर नहीं दे रखी है। तो हमारे को जो समांतर भुजाएं नहीं दे रखी है उस पर हमारे को क्या करना है, ये जो भुजा दे रखी है इनके समांतर कोई एक रेखा खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, रेखा खींचो, चाहे रेखाखंड खींच लो। किसके समांतर, जो भुजा समांतर भुजा जो दे रखी उसके समांतर एक रेखाखंड खींच लिया। किस पर, असमांतर जो भुजा है, असमांतर का मतलब जो समांतर नहीं है, उस भुजा पर इन भुजाओं के समांतर एक रेखाखंड खींच लिया। तो वो इसको क्या करेगा, ये जो असमांतर भुजा है उनको दो समान अनुपात में क्या करेगा, समान अनुपात में बांट देगा। तो इसको सबसे पहले हम थ्योरिकल रूप में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में जो समांतर भुजा हैं, समांतर भुजाओं से समांतर भुजाओं के समांतर, समांतर भुजाओं जो ये दोनों समांतर भुजा है, इन समांतर भुजाओं के समांतर रेखाखंड, रेखा खींचो, चाहे रेखाखंड खींचो, वो असमांतर भुजाओं को दो भागों में बांट देगी, रेखाखंड या रेखा। समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के समांतर रेखाखंड या रेखा खींचने पर वह जो असमांतर भुजाएं हैं, असमांतर भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन, जिसको हमने समांतर भुजाओं के समांतर जो रेखाखंड खींचा, समांतर भुजाएं जो थी, ये समांतर भुजाओं के समांतर हमने रेखा या रेखाखंड खींचा, तो वो जो रेखाखंड है वो जो असमांतर भुजाएं हैं उनको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। समझ में आ गया कैसे, कि समांतर भुजा कौन कौन सी है, ये एक तो ए बी भुजा और एक सी डी भुजा, ये दोनों क्या है, समांतर। इन समांतर भुजाओं के समांतर हमने क्या कर दिया, एक रेखा या रेखाखंड खींच लिया, जो कि जो असमांतर भुजा है उसको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये जो काट रहा है तो ये किस अनुपात में काटता है, ये समान अनुपात में काटता है। इसका मतलब ये जो इसको जिस अनुपात में, इस भुजा को जिस अनुपात में बांटेगा उसी अनुपात में इस भुजा को भी काटेगा। तो कैसे काटेगा वो हम देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ए डी, मान लीजिए ये इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं इस बिंदु को एफ। इसको तो हमने मान लिया ई और इसको मान लिया मैंने एफ। तो जैसे ही इस समांतर भुजाओं के समांतर रेखाखंड खींचा और असमांतर भुजाओं को इस रेखाखंड को जिस अनुपात में जो बांट रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है, ए ई बटावा ई डी। भाई ये रेखाखंड जैसे हमने खींचा इस असमांतर भुजा को इस अनुपात में बांट रहा है, ए ई बटावा ई डी, और सामने किस अनुपात में बांट रहा है, बी एफ बटावा एफ सी।
तो जिस अनुपात में ये इस रेखाखंड को काटेगा उसी अनुपात में इस भुजा को भी काटेगा। इस भुजा को जिस अनुपात में बांटेगी ये रेखा, उसी अनुपात में इस भुजा को भी ये रेखाखंड काटेगी। समझ में आ गया? और क्लेरिफाई करने के लिए इसको एक एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए ये जो पूरी भुजा थी, इस भुजा की लंबाई हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस भुजा की लंबाई हमने कितनी ले ली? 10 सेंटीमीटर ले ली। और इस भुजा की लंबाई कितनी लेंगे हम? इसकी 15 सेंटीमीटर हमने भुजा की लंबाई ले ली। ये इसको 10 सेंटीमीटर लिया, इसको 15 सेंटीमीटर लिया। अब हमने देखा कि इसको किस अनुपात में बांटती है। मान लीजिए ये अपने 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये इसको 5, अगर ये 5 है तो ये भी कितना डिग्री होगा? नहीं, कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। यानी दो समान अनुपात में बांट लिया। यानी ए ई की लंबाई कितनी है? 5। उसी प्रकार से ई डी की लंबाई भी कितनी है? 5। सामने बी एफ कितना भाई? बी एफ मान लीजिए ये इसको बांटता है 15 अगर है तो किस अनुपात में बांटेगा वो हमारे को पता नहीं। तो इसके टुकड़े करके हमें, मान लीजिए एक भुजा ये देर की होगी तो इसकी भुजा की लंबाई हम इससे निकाल देंगे। तो ये तो किस अनुपात में बांट रहा है? 1:1 में बांट रहा है। तो ये भी अनुपात में बांटेगा 1:1 में। इसका मतलब क्या होगा? ये भी 7.5 होगा और ये भी कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर। दोनों ही कितने लंबाई की हो जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यानी ये 7.5 का मतलब बी एफ भी कितना होगा? 7.5 और एफ से सी भी कितना होगा? 7.5। दोनों को काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:1। यानी जिस अनुपात में इस रेखाखंड को काटा जाता है उसी अनुपात में इस रेखाखंड को भी काटा जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं? समलंब चतुर्भुज के जो समांतर भुजा उसके समांतर रेखाखंड खींचा गया है। तो समझ में आ गया यहां पर? तो चीज इसको उतार दीजिए। आगे बढ़े। ये तो था पहले थ्योरम। अब देखते हैं दूसरी थ्योरम। समलंब चतुर्भुज बना दीजिए सबसे पहले। मैंने ए विकर्ण तो ये खींच दिया। ठीक है, एक विकर्ण मैंने ये खींच दिया। थोड़ा टेढ़ा चला गया, इसको वापस सीधा लाइन में लाते हैं। ठीक है, एक विकर्ण मैंने ये खींच दिया। मैंने दो विकर्ण खींच लिए। तो ये जिस अनुपात में पहला जो विकर्ण मैंने ये खींचा था उसको दूसरा विकर्ण इसने यहाँ पर काट दिया। तो जिस अनुपात में इस विकर्ण को ये काटेगा उसी अनुपात में इस विकर्ण को भी काटेगा। कैसे? मान लीजिए पहला विकर्ण मैंने खींचा था ये, और इसको जो है दूसरा विकर्ण ने काटा 1:2 में। ठीक है, तो जो दूसरा विकर्ण है वो पहले विकर्ण को भी किस अनुपात में बांटेगा? 1:2 में। कैसे सर? समझ में ही नहीं आया। वापस समझते हैं इसको और आसान भाषा में। ठीक है, और आसान भाषा में कैसे समझेंगे कि मान लीजिए मैंने जो पहला ए बी सी डी ये कैसा है? समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। तो पहला मैंने जो विकर्ण खींचा था वो था 20 सेंटीमीटर का। कितना? ये जो विकर्ण खींचा मैंने बी डी, कौन सा खींचा? बी डी। ये कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर खींच दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरा विकर्ण जैसे मैंने खींचा, और दूसरा विकर्ण की लंबाई हमें पूरी पता नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया अभी ये तो 2 है और ये 1 है। किस अनुपात में बढ़ रहा है? 2:1। यानी पूरी जो लंबाई है उसमें 2 तो ये है, 1 ये है। यानी 2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 20 × 1। टोटल 20 का मतलब कितना है? 20 का मतलब कितना है? यानी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। यानी 20 किसके बराबर है?
3 के बराबर। अब यदि आपको ये वाली चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 से गुणा, और ये वाली भाग चाहिए तो आप किससे करोगे, 1 से गुणा करोगे। इसी प्रकार से यदि आपको इसकी लंबाई दे दी जाए कि भाई 30 सेंटीमीटर है, कैसी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसी से आप अनुपात निकाल सकते हो कि ये टोटल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इसमें से यदि मुझे ये बड़ा वाला भाग चाहिए 2, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 12, 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 20, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो 20 सेंटीमीटर होगी, और बची हुई 10 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी इसको क्या करता है, समलंब चतुर्भुज में जो एक विकर्ण है दूसरे विकर्ण को समान अनुपात में बांटता है। क्या लिख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। ये आपका समलंब चतुर्भुज, ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण जैसे ही काटेंगे तो इसको ये समान अनुपात में बांटेगा। ये अगर 1 है, ये 2 है, इस तरीके से ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा, 2 होगा। इस तरीके से जो है समान अनुपात में बांटता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समान अनुपात में बांटता है। एक विकर्ण क्या करता है, दूसरे विकर्ण को समान अनुपात में बांटता है। यदि 1:2 में बांट रहा है तो ये इस विकर्ण को भी किस अनुपात में बांटेगा, 1:2 विकर्ण में बांटेगा। तो समलंब चतुर्भुज में जो एक विकर्ण होता है वो दूसरे विकर्ण को वो कैसे बांटेगा, समान अनुपात में बांटेगा। मान लीजिए ये 1:2 है तो ये विकर्ण भी कितना होगा, 1:2 होगा। तो दूसरे का जो थ्योरम ये यही कहती है कि समलंब चतुर्भुज में हम 2 विकर्ण खींचते हैं तो पहला जो विकर्ण होगा वो दूसरे विकर्ण को समान अनुपात में बांटेगा। कैसे बांटेगा, समान अनुपात में बांटेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। समान अनुपात में बांटेगा का मतलब ये ओ, तो यहां से पहला जो विकर्ण है ए ओ और ओ से सी जिस अनुपात में होगा वो का वही ये भी इस अनुपात में होगा। कौन सा, बी से ओ और ओ से डी, बी से ओ और ओ से डी, यानी ए से ओ और ओ से सी जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में बी से और ओ से डी उसी अनुपात में होगा। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये हो जाएगी आपके पास में समलंब चतुर्भुज की दूसरी प्रमेय। अब हम निकालते हैं समलंब चतुर्भुज की तीसरी प्रमेय। चलते हैं समलंब चतुर्भुज की तीसरी प्रमेय में। तीसरी प्रमेय ये कहती है कि ये आपका समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज हमने क्या कर दिया, इसके दोनों मध्य बिंदु जो असमांतर भुजा है, जो समांतर भुजा उनको नहीं लेना। समांतर भुजा तो कौन सी है, ए बी और सी डी, ये दोनों तो कैसी है, समांतर भुजा। इन समांतर भुजाओं को नहीं लेना। जो समांतर भुजा नहीं है, जो समांतर भुजा नहीं है उन दोनों समांतर भुजा, जो समांतर भुजा नहीं है उन दोनों के क्या ले लिया हमने, मध्य बिंदु ले लिया। और इन दोनों मध्य बिंदुओं को क्या कर दिया, मिला दिया। दोनों ही असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो आपको यह बताना है कि जो असमांतर जो भुजा है उनके मध्य बिंदुओं को मिलाया तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, आपको यह बताना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया वो लिख लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज में दो जो समांतर भुजा है अलावा, समांतर भुजाओं के अलावा जो असमांतर भुजाएं हैं, भुजाओं के जो असमांतर भुजा, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को
को मिलाने पर बना जो रेखाखंड है, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया तो जो रेखाखंड बना, कौन सा रेखाखंड? पी क्यू जो रेखाखंड बना, पी क्यू रेखाखंड जो समांतर भुजाएं बना, जो रेखाखंड की जो लंबाई है भाई, जो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया और जो रेखाखंड बना उस रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं की जो लंबाई है, दोनों जो समांतर भुजाएं हैं, दोनों समांतर भुजाएं, यहां पर क्या लिखना है? दोनों समांतर जो भुजाओं की लंबाई, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई के योग की आधी होती है। कौन सा रेखाखंड? ये रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो दोनों जो समांतर भुजाएं होगी उन दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई की योग की आधी होगी। कैसे हो योग की आधी होगी? तो सबसे पहले तो हमारे को क्या निकालना? पी क्यू निकालना है। हमारे को क्या निकालना है? पी क्यू की लंबाई निकालनी। पी क्यू की लंबाई कैसे निकलेगी? पी क्यू की लंबाई निकलने के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए, दो समांतर भुजा है, उन समांतर भुजाओं को नहीं लेना है, दो असमांतर भुजा है ना, उनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया, तब जाके क्या बना? ये रेखाखंड बना पी क्यू। यहाँ तक तो ये कंडीशन पूरी होगी। अब हमारे को चाहिए इसकी लंबाई कितनी होगी, कि भाई दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया तो उससे बना जो रेखाखंड, इस रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? तो इस रेखाखंड की लंबाई निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जो दोनों समांतर भुजा हैं, कौन सी? एक तो ए बी और एक सी डी, ये दोनों जो समांतर भुजा हैं, इन समांतर भुजाओं की लंबाई का योग करना है। ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा, यानी दोनों समांतर भुजाओं का योग करना पड़ेगा। योग करने के बाद में उनका क्या कर देना? आधा कर देना। तो सबसे पहले इनका योग करना पड़ेगा, यानी एक तो ए बी भुजा का और दूसरी समांतर भुजा कौन है? सी डी भुजा। दूसरी समांतर भुजा कौन है? सी डी भुजा। इन दोनों भुजाओं का क्या करना है? सबसे पहले योग, और योग करने के बाद में क्या कर देना है? आधा कर देना। योग करने के बाद में क्या कर देना है? आधा कर देना। तो जैसे ही आधा करोगे आपको किसकी लंबाई मिल जाएगी? पी क्यू की लंबाई मिल जाएगी। किसकी लंबाई मिल जाएगी? पी क्यू की लंबाई मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी? इसको थ्योरिकल में तो देख लिया, अब इसको प्रैक्टिकल रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 10, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 15, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। फिर किसका भाग दे देना है? 2 का भाग दे देना है। तो 15 और 20 कितना होता है? 25, और 25 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये बीच वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 12.5 सेंटीमीटर, यानी 25 का आधा कितना होता है? 12.5, यानी इसके बीच वाले जो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखाखंड बना उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 12.5, यानी 12.5 हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास में समलंब चतुर्भुज की तीसरी प्रमेय। कौन सी प्रमेय हो गई? तीसरी प्रमेय हो गई। अब चलते हैं चौथी प्रमेय में। अब समलंब चतुर्भुज की चौथी और अंतिम प्रमेय, ये आपके पास में कौन सी प्रमेय अब लिखनी अपने को? चौथी प्रमेय। ये समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, ये दोनों कैसी भुजाएं? समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब हमने क्या किया? दोनों विकर्णों को मिला दिया। पहला विकर्ण ये वाला, दूसरा विकर्ण ये वाला। ठीक है, यहाँ किस पर काटते हैं? बिंदु ओ पर काटते हैं। अब हमने क्या किया? दोनों ही विकर्णों का मध्य बिंदु ले लिया। पहला विकर्ण का मध्य बिंदु ये रहा, दूसरे विकर्ण का मध्य बिंदु ये रहा। इन दोनों विकर्णों को क्या कर दिया? हमने मिला दिया। दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। तो मिलाने से जो ये पी क्यू बना रेखाखंड, इस रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? हमने क्या किया वो सबसे पहले लिख लेते हैं।
तो समलंब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज में विकर्णों के मध्य बिंदुओं को विकर्णों के समलंब चतुर्भुज में जो विकर्ण है उन विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना रेखाखंड कह सकते हो, चाहे इसको क्या कह सकते हो, भुजा कह सकते हो। रेखाखंड की लंबाई कैसे निकलेगी? रेखाखंड की लंबाई, समलंब चतुर्भुज में विकर्ण थे, विकर्ण के क्या किए, दोनों मध्य बिंदु ले लिए, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु ले लिए और मध्य बिंदुओं को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। तो मिलाने से क्या बना, PQ रेखाखंड बना। इस रेखाखंड की लंबाई कैसे निकलेगी? तो इन रेखाखंड की लंबाई निकालने के लिए ये लंबाई जो होगी वो जो समलंब जो चतुर्भुज है कि जो समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं जो ये आपकी समांतर जो भुजा हैं इसमें AB और CD, इन समांतर भुजाओं के यहां पर क्या करना है, अंतर यानी घटाना है। अंतर की क्या होती है, आधी होती है। वहां पर क्या था, योग की यानी दोनों को जोड़ करके भाग देना था 2 का। यहाँ पर क्या करना है, एक बड़ी में से छोटी को घटा करके फिर क्या करना है, 2 का भाग देना, आधी होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, PQ की लंबाई कैसे निकाली जाएगी? यहाँ क्या है, विकर्णों का मध्य बिंदु दे रखा है, तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले समांतर भुजा कौन कौन सी है, समांतर भुजा हो जाएगी, बड़ी वाली समांतर भुजा में से छोटी वाली समांतर भुजा घटा देनी थी। जैसे AB अगर मान लीजिए बड़ी भुजा है और CD अगर छोटी भुजा है, तो इसमें क्या करना, अंतर निकाल करके क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। क्या कर देना है, अंतर निकाल के 2 का भाग। अब AB बड़ा हो सकता है चाहे CD बड़ा हो सकता है, इसमें कौन बड़ा है, CD बड़ा है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CD माइनस AB बटावा 2। और जिसमें अगर AB बड़ा है तो AB आगे लिख लेंगे, यानी दोनों भुजाओं में से जो भुजा बड़ी होगी वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अब इसमें CD भुजा बड़ी है तो CD भुजा आगे आ जाएगी, और किसमें अगर AB भुजा बड़ी हो तो AB भुजा बड़ी होगी तो वो आगे आ जाएगी। तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, यानी अपने को हमेशा बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को क्या करना होगा, घटाना होगा। लेकिन दोनों ही भुजा कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। समलंब चतुर्भुज में दोनों ही भुजा कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जावे। तो देखो, एक भुजा तो थी 5 सेंटीमीटर, दूसरी समांतर भुजा थी 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना PQ क्या होगा, PQ यानी विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो बना रेखाखंड है उसकी लंबाई क्या होगी। तो हमारे को बड़ी भुजा कौन है, समांतर 10 सेंटीमीटर, छोटी समांतर भुजा 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का क्या करना है, आधा। 10 में से 5 गया 5, डिवाइड बाई 2, 5 बटा 2, 5 का आधा कितना होता है, 2.5, यानी साढ़ा, जिसको क्या कहते हैं, ढाई कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ढाई। यानी इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। यानी इनकी दोनों समांतर जो भुजा हैं उन समांतर भुजाओं का अंतर बटावा 2। तो इससे क्या निकल जाएगा, ये जो विकर्णों से मध्य बिंदु को मिलाने पर जो विकर्ण की जो रेखाखंड बना, दोनों मध्य बिंदु को मिलाने पर उस रेखाखंड की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।